जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव यादव जीटी विष्णुगुप्त आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सर्वविदित है, आपको भी जैसे कि पता है कि हमारा ये जो सीरीज चल रही है, ये हमने जो बैच शुरू किया था संकल्प बैच, जिसमें हम अंत में हम एक प्रश्न पत्र यानी कि एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं डेली। जैसा कि हमने बताया था कि 5 मई से लेकर 31 मई तक संकल्प बैच शुरू किया है। रोज़ सुबह 7 से 10 तक हमारा ये बैच चलता है, जिसमें बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं और जो डेली वो पढ़ते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट पेपर 100 क्वेश्चन का हम शाम को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने हम डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। तो आज मैं जो 17 मई को जो पेपर हुआ था शाम को, उसका जो है आपको सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर आया हूँ दोस्तों। और यहाँ पर मैं कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, उसमें प्रश्न पत्र के प्रश्नों को लेकर उनमें डाउट था। उन्हीं जो डाउटफुल क्वेश्चन रहे हैं उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आया हूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का ये डिस्क्रिप्शन दोस्तों। तो ये है प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है। ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी बाहरी कोर और डी है आंतरिक कोर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 नाम दिए हुए दोस्तों, ये पृथ्वी की आंतरिक सतहों के नाम है। एक के बाद एक लेयर बनी हुई है, 3 लेयर में बटी हुई है पृथ्वी, मेंटल, कोर, ठीक है, और क्रस्ट, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, बाहरी कोर जो है। कोर भी 2 भागों में बटा हुआ है, आंतरिक और बाहरी। तो उसमें से जो बाहरी कोर है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। थोड़ा सा इसका हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मतलब जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक सतह, नीचे की सतह, वो 3 भागों में बटी हुई है। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है। और जो कोर जो है वो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है दोस्तों, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक केंद्रीय जो परत है, जो सबसे अंदर की परत है, वो कोर कहलाती है, ठीक है। और कोर जो है वो निकल और लोहे द्वारा गठित सामग्री से बना हुआ है। ये जो कोर वाला हिस्सा है ये पृथ्वी के अंदर निकल और लोहे जैसे सामग्री से बना हुआ है। और केंद्रीय कोर का तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे जैसे कि कोर को आगे 2 परतों में विभाजित किया गया, जिसमें बाहरी कोर और आंतरिक कोर। पृथ्वी का जो बाहरी कोर है वो तरल, लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। तो बाहरी कोर जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है और ये बाहरी कोर तरल अवस्था में है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये है पृथ्वी की कोर वाला हिस्सा है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य। ये जो कोर वाला हिस्सा है ये पृथ्वी के अंदर लगभग 3500 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। निकल और लोहे से ये कोर वाला हिस्सा बना हुआ है और जो बाहरी कोर है वो पृथ्वी के इस गुण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 है। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान। पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी की जो परत है, जो ऊपरी परत है, उस परत में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए सिलिकॉन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी आयरन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर है सी, ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी की परत में सबसे बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका साफ डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है एक गैस है जो कि ग्रीक ऑक्सीजीन से आया है। ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द ऑक्सीजीन से आया है, जिसका अर्थ होता है अम्ल बनाने वाला। ये अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है दोस्तों, आजकल पीएससी में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द ऑक्सीजीन से बना है, जिसका अर्थ होता है अम्ल बनाने वाला। ऑक्सीजन की खोज इंग्लैंड के विल्टशायर में जोसेफ प्रीस्टले ने और स्वतंत्र रूप से स्वीडन के
अपसाला में कार्ल विल्हेम सेहेले द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज इंग्लैंड के जोसेफ प्रिस्टले और स्वीडन के कार्ल विल्हेम शेहेले द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन का प्रतीक O और परमाणु संख्या 8 के साथ रासायनिक तत्व है। तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12 है, इसमें लिखा हुआ है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर जो है, रिंग ऑफ फायर है, वो किससे संबंधित है। ए, तेल के कुएं में लगी हुई आग, बी, ऊष्मीय विद्युत केंद्र, सी, ज्वालामुखी और भूकंप, और डी है जंगल की आग। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि रिंग ऑफ फायर जो है ये ज्वालामुखी और भूकंप की एक श्रृंखला है, जो प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों पर एक लंबी श्रृंखला है ज्वालामुखियों की। उस क्षेत्र, ये रिंग जैसा दिखाई देता है अगर हम ऊपर से देखें, उसी को बोला गया है रिंग ऑफ फायर। तो इसका आंसर है ज्वालामुखी और भूकंप। थोड़ा सा इसके विवरण अगर देखें, द रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मेंस में पूछा जा सकता है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, 3 नंबर में अगर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। यहां बड़ी संख्या में भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि एक रिंग जैसी श्रृंखला बनती है प्रशांत महासागर के बेसिन में, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर का नाम दे दिया गया है। एक घोड़े की नाल के आकार में लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर है ज्वालामुखी और भूकंप। रिंग ऑफ फायर जो है वो इससे संबंधित है, और यह कहां पर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित है। इसमें समुद्री खाइयों, ज्वालामुखी आर्क और ज्वालामुखी बेल्ट और प्लेट गति की एक सतत श्रृंखला है। दुनिया के लगभग 75% से अधिक सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी जो है इस स्थान पर मौजूद हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया में जितने भी ज्वालामुखी हैं उसमें से लगभग 75% जो है वो इस प्रशांत महासागर बेसिन के आसपास मौजूद हैं, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इतिहास से संबंधित है ये क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर साम्राज्य, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है कि कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगभग 1336 के आसपास जो है हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने दक्षिण भारत में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और उनका वंश था संगम वंश। और संगम वंश की जो राजधानी रही है वो है हम्पी। आज भी बहुत ही ऐतिहासिक नगर है दोस्तों हम्पी। आप देखेंगे जो है इसका सही आंसर है, ये लिखा हुआ है कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसने लगभग 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में ये हम्पी रहा है, और ये उत्तरी कर्नाटक, हम्पी जो है उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर है। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। मतलब विजयनगर साम्राज्य कहां रहा है, कर्नाटक में रहा है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे ये हम्पी शहर जो है 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है। और थोड़ा सा डिटेल में देखें, हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन युग माना जाता है। हम्पी के स्मारकों के समूह को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। लगभग 1600 स्मारक हम्पी में मौजूद हैं। एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है, पर्यटन स्थल भी है दोस्तों, ऐतिहासिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। लगभग 1600 स्मारक यहां पर मौजूद हैं, जिनको 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन युग शहर माना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। इनका वंश था संगम वंश, जो कि इनके पिता के नाम पर रखा गया था। और विजयनगर साम्राज्य कहां था, कर्नाटक में था, और उसकी राजधानी हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। ये भी विजयनगर साम्राज्य से है, जिसमें बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य
का जो अंत हुआ था वो किस युद्ध के बाद हुआ था। मतलब इसमें पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य को निम्न में से किस युद्ध में अपनी मौत का झटका मिला, मतलब किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही है, तालीकोटा का युद्ध दोस्तों, जो कि 1565 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अंत के लिए उत्तरदायी माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जैसा कि अभी आपको बताया था, हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने 1336 में किया था। ठीक है, और तालीकोटा की लड़ाई, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। विजयनगर के हिंदू राजाओं की सेनाओं के बीच दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र के भीतर एक लड़ाई लड़ी गई थी। तालीकोटा का विवरण है तालीकोटा की लड़ाई का, कि तालीकोटा की लड़ाई जो है वो विजयनगर के हिंदू राजाओं की सेनाओं के बीच दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र के भीतर एक लड़ाई थी, और इसलिए बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 संबद्ध मुस्लिम सुल्तानों ने 1565 में यह लड़ाई लड़ी थी, इसलिए विकल्प एक सही है। ठीक है, विजयनगर की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था इस युद्ध के बाद, और 5 महीने की अवधि में से नष्ट कर दिया गया था, और फिर कभी इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका था। और महत्वपूर्ण बिंदु की इसमें जो हार का कारण बताया गया इस युद्ध में, कि युद्ध में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर विजयनगर सेना के 2 मुस्लिम कमांडरों, गिलान, जो कि गिलानी भाइयों के नाम से प्रसिद्ध थे, का विश्वासघात इस हार का मुख्य कारण रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो तालीकोटा का युद्ध ये विजयनगर साम्राज्य के अंत का के लिए रिस्पॉन्सिबल कारक था, जो कि 1565 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, तेनाली राम, जिनका पूरा नाम है तेनाली रामकृष्ण, ये किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे? ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण भारत से ही संबंधित थे। दक्षिण भारत में जब राजा कृष्णदेव राय का शासन हुआ करता था, तो उनके मंत्रिमंडल को उनके दरबार में अष्टदिग्गज बैठा करते थे। ठीक है ना, उन्हीं में से एक थे तेनाली राम दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर है डी, कृष्णदेव राय। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो 1509 से 1530 के बीच विजयनगर के राज्य पर कृष्णदेव राय का शासन रहा है। ठीक है, इन्होंने मध्ययुगीन दक्षिण भारत का निर्माण किया था। इन्हें कन्नड़ राय, श्री कर्नाटा महिषा और कन्नड़ राज्य राम रमण के रूप में विभिन्न नामों से पुकारा गया था। उनके शासन ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और भौतिक रूप से सर्वाधिक वृद्धि देखी थी। तो कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। इनका शासनकाल 1509 से 1530 तक रहा है। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि के चरम उत्कर्ष पर था। और इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी ये लिखी हुई दोस्तों, कन्नड़ राय, श्री कर्नाटा महिषा और कन्नड़ राज्य राम रमाण, ये इनको उपाधियां प्राप्त थी। कृष्णदेव राय साहित्य के महान संरक्षक थे और उन्हें अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। कि कितनी उपाधियां थी इनके पास। ठीक है, अभिनव भोज भी थी, और स्वयं एक विद्वान होने के नाते उन्होंने तेलुगु कृति अमुक्ता मालिदा और एक संस्कृत नाटक जंबावती कल्याण लिखा था। इनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान विद्वान थे। उनमें से अल्लासानी पेंडाना को प्रायः आंध्र कविता पितामह के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी प्रसिद्ध कृति मनु चरितमु थी। एक अन्य प्रसिद्ध कवि नंदी भी इसमें थे, जो कि पारिजात पहारमण के लेखक थे दोस्तों। ठीक है, तो उस प्रश्न का आंसर अगर हम देखेंगे तो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। ठीक है, और जो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस और ड्यूरेट बारबोसा, वो इन्हीं के दरबार में पहुंचे थे। इन्हीं के शासनकाल में आए थे पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और ड्यूरेट बारबोसा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 45। विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। वृक्क मतलब किडनी, हमारे शरीर में 2 किडनी यहां पर होती हैं। तो ये शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि ये मदद करते हैं। मतलब ये इनका यूज क्या है, शरीर में ये किस भूमिका में होते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। ए, शरीर के तरल पदार्थ का नियमन करना। बी,
अम्ल क्षार बैलेंस को बनाए रखना, सी चयापचय अव्यय को हटाना और डी ये सभी कार्य। 3 कार्य दिए गए हैं, चौथे में लिखा हुआ है कि क्या सभी इसके कार्य हैं, तो हां डी इसका सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि जो किडनी है वो ये सारे कार्य शरीर में करती है। शरीर के तरल पदार्थ का नियमन करना, अम्ल क्षार बैलेंस को बनाए रखना और चयापचय अव्यय को हटाना। ठीक है, ये इसके सभी कार्य हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में किडनी जो है यानी कि वृक्क जो है वो उत्सर्जन अंग है, मतलब वो किसी न किसी चीज का उत्सर्जन करती हैं। वे निम्नलिखित कार्य करके शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वो कार्य लिखे हुए दोस्तों, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। तो वृक्क जो है वो सभी कार्य ये करती है। ठीक है, नेफ्रॉन द्वारा वृक्क ये कार्य करते हैं। नेफ्रॉन जो है वो इस किडनी की एक आंतरिक संरचना है दोस्तों। जो नेफ्रॉन क्या है, छोटे छोटे जो है ग्लैंड्स होते हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। और किडनी मूल रूप से देखा जाए तो ये जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन का काम करती है। और किडनी के अंदर ऐसे कौन से वो पदार्थ जो तत्व है या कोई अंग है जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वो नेफ्रॉन ही है। तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन करते हैं। ठीक है, लिखा है नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो कि उत्सर्जन क्रिया में शामिल होती है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मूत्र यानी कि यूरिन का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जो यूरिन है उसका पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ए पित्त, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल और डी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम दोस्तों, तो इसका आंसर है डी यूरोक्रोम या यूरोबिलीन जो है इसकी उपस्थिति के कारण जो मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। मूत्र का पीला रंग वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, जो नष्ट हो चुकी आरबीसी से के हीमोग्लोबिन का विकृत उत्पाद है। यूरोक्रोम जो है इसकी उपस्थिति के कारण रंग पीला होता है मूत्र का। और ये यूरोक्रोम क्या है, जो मृत आरबीसी है उनके हीमोग्लोबिन का ये विकृत उत्पाद है यूरोक्रोम। सामान्य मूत्र का रंग हल्के पीले से लेकर गहरे एम्बर तक होता है। मूत्र के रंग द्रव्य के परिणाम को यूरोक्रोम कहा जाता है। मूत्र कितना पतला या संकेंद्रित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कुछ खाद्य पदार्थों और दवाओं में पिगमेंट और अन्य यौगिक आपके मूत्र के रंग को बदल सकते हैं। बीट, जामुन, फावा बीन्स उन खाद्य पदार्थों में से हैं जो मूत्र के रंग को प्रभावित करते हैं। मतलब ये खाद्य पदार्थ भी जो है ये मूत्र के रंग को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न है 53। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। मानव शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों उनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक अंतःस्रावी और एक बहिर्स्रावी, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया कि 4 ग्रंथियों के नाम दिए गए, इसमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि का क्या मतलब है। अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों ही जो प्रकार की ग्रंथियां हैं वो किसी न किसी प्रकार उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाला जो उत्सर्जन है वो सीधे रक्त परिसंचरण तंत्र में जाकर मिल जाता है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि से होने वाला जो उत्सर्जन है वो शरीर के बाहर होता है। तो यह पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि, डी। तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है दोस्तों। यह शरीर की एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह लिखा हुआ है कि एक ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है जब यह हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी एंड का मतलब है कि किसी वाहिनी की आवश्यकता नहीं है और हार्मोन सीधे रक्त में जाते हैं। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई
वाहिनी नहीं होती है, कोई वीन्स नहीं होती हैं, इनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो सीधे ब्लड में जाकर मिल जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अन्य उदाहरण है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, रक्त का जो प्रेशर है, रक्तचाप जो है वो मानव शरीर में किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी थाइमस ग्रंथि और डी है पीत पिंड। तो इसका आंसर है दोस्तों ए अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ये क्या होती है अधिवृक्क ग्रंथियां? ये प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी किडनी है उनके ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। अधिवृक्क जो है प्रांतस्थ कई हार्मोन्स का उत्पादन करती है। सबसे महत्वपूर्ण एंडोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एंड्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ये जो है ये इस ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले हार्मोन्स हैं। तो ये ग्रंथि जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ ये जो हार्मोन जो अभी निकलते हैं इस ग्रंथि से वो शरीर में चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। मध्य प्रदेश से संबंधित जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति द्वारा बारात की आगवानी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश है ना सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य है। बैगा जनजाति उन जनजातियों में से है जिन्हें राज्य शासन सरकार द्वारा अति पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो ये पूछा गया इसमें कि जो बैगा जनजाति है ये बारात की आगवानी के समय जो नृत्य करती है, जो कि इनकी परंपरा है, उस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बलमा, बी है चटकोरा, सी है लहंगी और डी है परधोनी। तो दोस्तों सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर है डी परधोनी। ये बैगा जनजाति द्वारा बारात की आगवानी यानी कि स्वागत के समय ये नृत्य किया जाता है। मतलब बैगाओं में क्या होता है कि जब विवाह के दौरान जब बारात आती है तो उस बारात के स्वागत में घर के बाहर इस जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये साफ लिखा हुआ कि विवाह के अवसर पर बारात की आगवानी के समय ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? ठीक है ना, यह भी नृत्य से संबंधित प्रश्न है। यह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो बधाई नृत्य किया जाता है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र में यह होता है? ए मालवा, बी निमाड़ और सी बघेलखंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि बधाई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उत्तर पूर्व क्षेत्र में, जैसे आपका सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये जो क्षेत्र है और आपका सागर दमोह वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जो विवाह, पुत्र के जन्म और फसल कटाई आदि अवसरों पर किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं दोस्तों ये ऑप्शन गलत है और इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और अगर मैं विस्तार से जाना चाहूं तो बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न खुशी के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है। मालवा दोस्तों ठीक है जो मध्य प्रदेश के एक बड़े पठार के रूप में जाना जाता है, मालवा जाति के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। तो यहां पर जो नृत्य होता है वो इनमें से कौन सा है? ए गम्मत, बी राई, सी दादर और डी मटकी नृत्य। तो इसका आंसर है
मटकी नृत्य जो है ये मालवा क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है दोस्तों, ठीक है। और ये देखेंगे हम कि इसमें जो मटकी है ना, वो ढोल की एक विशेष लय को मटकी के नाम से जाना जाता है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ये बहुत प्रचलित है। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों मटकी। तो दोस्तों ये था 17 मई का प्रश्न पत्र जो हमारे टेस्ट पेपर में यहां पर आया था, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर और उसका विवरण मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। ये सीरीज हमारी 31 मई तक लगातार चलती रहेगी दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।